गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मार्कोनी प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डगलस स्टुअर्ट, शकुंतला देवी, डॉक्टर हरिवाल कृष्णन, एस सोमनाथ। मार्कोनी प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया? इन्हीं को प्रदान किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर हरिवाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर हरिवाल कृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। मार्कोनी प्राइज़ की बात करें तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। आर ओ की जो पेड है, यानी टेलीग्राम के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोबरा वॉरियर अभ्यास 2023 निम्नलिखित में से कोबरा वॉरियर अभ्यास 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? अभी यह हुआ अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो इसमें जो है 6 देश शामिल थे। फिनलैंड इसमें शामिल था, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल था, भारत इसमें शामिल था, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल था, चीन इसमें शामिल नहीं है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यह जो अभ्यास है वो 6 मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया, मार्च में आयोजित किया गया। और कोबरा वॉरियर अभ्यास एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड की वायुसेना, स्वीडन की, दक्षिण अफ्रीका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की और सिंगापुर की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। तो चीन इसमें शामिल नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। इजराइल भी इसमें शामिल नहीं है, नेपाल इसमें शामिल नहीं है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। तो इन देशों के नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था वर्ष 2006 में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने पहली बार निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। देखिए, पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया, जो विश्व स्तर पर जेट को प्रदर्शित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक हुआ। और जो हल्का लड़ाकू विमान है LCA, हल्का लड़ाकू विमान कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद हल्का लड़ाकू विमान कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा वैमानिकी विकास एजेंसी की स्थापना की गई और तेजस ने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लिया। डेजर्ट ईगल 2 किन 2 देशों की वायुसेनाओं के मध्य संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास है? भारत और श्रीलंका, भारत और ओमान, भारत और नेपाल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट ईगल 2 किन 2 देशों के बीच है? यह है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यानी बी है इसका आंसर। डेजर्ट ईगल 2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के मध्य एक वायु युद्ध अभ्यास है, यानी एयर मिलिट्री एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपने रचनाकार के साथ सम्मिलित नहीं है? ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है। पंच सिद्धांतिका के सामने बराह मिहिर लिखा, रामचरित के सामने कालिदास, कुमार पाल चरित के सामने हेमचंद्र, सिद्ध हेम के सामने हेमचंद्र। पंच सिद्धांतिका बराह मिहिर की यह सीरीज में हमने कई बार चर्चा की।
ये रामचरित मानस नहीं लिखा, रामचरित लिखा। रामचरित कालिदास की रचना नहीं है, गलत है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की है और सिद्ध हेम भी हेमचंद्र की है। तो रामचरित किसकी रचना है? रामचरित रचना है संध्याकर नंदी की। रामचरित कालिदास की रचना नहीं है, रामचरित के रचयिता संध्याकर नंदी हैं, जिसमें पाल वंश के शासक रामपाल और केवर्त जाति के किसानों के संघर्ष को चित्रित किया गया है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था? पुष्प कमल दहल प्रचंड को नहीं, अब्दुल हमीद को नहीं, स्कॉट मॉरिसन को नहीं, बल्कि अब्देल फतेह अल सीसी। ए है इसका आंसर। कौन है ये अब्देल फतेह अल सीसी? है मिस्र के राष्ट्रपति। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और यह पहली बार था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया। इससे पहले कभी नहीं आया कोई मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? साइंस डे है 28 फरवरी को, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या रही? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? भारत, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक बिल्कुल एकाधिकार है, कजाकिस्तान का। सी है इसका आंसर। देखिए 50 वर्षों से अधिक कजाकिस्तान यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक रहा है। कजाकिस्तान में दुनिया के यूरेनियम भंडार का 12% है और वर्ष 2001 से वर्ष 2013 के बीच उत्पादन वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 22,550 यूरेनियम टन प्रतिवर्ष हो गया, जिससे कजाकिस्तान यूरेनियम का दुनिया में अग्रणी उत्पादक बन गया और कजाकिस्तान वर्ष 2009 में ही यूरेनियम का विश्व का शीर्ष उत्पादक बन गया था, जिसकी विश्व आपूर्ति लगभग 28% थी। क्वेश्चन नंबर 10 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पहले भी हमने चर्चा की है इस पर कल या परसों के टेस्ट में। आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आदित्य L1 सूर्य का निरीक्षण करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठहर जाइए। देखिए आदित्य L1 मिशन सूर्य का निरीक्षण करने वाला दुनिया का नहीं बल्कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब नहीं गया क्या नासा का? तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और इसे इसरो द्वारा PSLV एक्सेल का उपयोग करके L1 कक्षा में लॉन्च किया गया। L1 कक्षा मतलब जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लेग्रेजियन बिंदु है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। और कुल मिलाकर आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, जिनमें से प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, VELC। ये भी ठीक है, तो पहले वाले से ही एलिमिनेट कर दो, जहां जहां एक है वो नहीं होगा, केवल 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया प्रश्न है, यूपीएससी लेवल तक का। देखिए आदित्य L1 मिशन सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, न कि दुनिया का। दुनिया में तो और भी गए, जैसे कि हेलियोरस 2 गया, हेलियोस 2 गया। ये नासा और तत्कालीन पश्चिम जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सौर जांच संयुक्त उद्यम था। पार्कर सोलर प्रोब गया, नासा का सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है ये। बाकी ये दूसरे और स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट पर चर्चा है। इसे इसरो द्वारा PSLV एक्सेल का उपयोग करके L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। कुल मिलाकर आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, जिनमें से प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। तो 2 और 3 करेक्ट, पहला इनकरेक्ट। किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीतिक पद सबसे पहले प्रचलित किया? ऐसे प्रश्न आपको यूपी PCS में भी देखने को मिलेंगे और RO में भी देखने को मिलेंगे। रुडोल्फ जेलन इसका आंसर है। देखिए एक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ जेलन ने मूल रूप से 1899 में जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीति पद सबसे पहले प्रचलित किया था।
एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तहकीक ए हिंद रचना है अल-बरूनी की। देखिए, अल-बरूनी एक फारसी बहुशुश्रुत और विद्वान था। उसने भूगोल, खगोल विज्ञान, भौतिकी और इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दिया। उसने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत में प्रचलित हिंदू अवस्था की खोज के बाद भारतीय संस्कृति, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, या हिंदी में बोलते हैं इसको भारत का इतिहास। ज्योग्राफी का प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह है जो भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर पाई जाती है, और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलेंगे इंग्लिश में, भारत से होकर गुजरती है, जो देश को यानी भारत को मोटे तौर पर बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल यहाँ से निकल जाती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। देखिए, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर पाई जाती है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और देश को मोटे तौर पर बराबर भागों में विभाजित करती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नंबर 14 पर आ जाइए। ये मकर रेखा की बात है। अब मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजर रही है, किस कॉन्टिनेंट से? मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। या साउथ अमेरिका सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया इसमें नहीं है क्योंकि एशिया इक्वेटर के ऊपर है। देखिए, मकर रेखा या दक्षिणी रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और मकर रेखा अगर देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और पराग्वे से होकर गुजरती है। अब ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा? यानी ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, ठीक है, और ये नीचे की तरफ हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, ऊपर की तरफ हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो कोई महाद्वीप यहाँ होगा जो तीनों रेखाओं पे बसा है, वो है एशिया तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ की तरफ है, मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका है वो, ठीक है, साउथ अमेरिका से मकर गुजरती है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अक्षांश 3 समानांतर रेखाएं जैसे कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस रिट है। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन 5 में से एक रिट। इस रिट के आधार पर न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके समक्ष लाने का आदेश देता है, निर्देश देता है। इसे केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। देखिए, सार्वजनिक निजी दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, वंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शाह शरीर होना, ठीक है। इस रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो। इस रिट के आधार पर न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध की वैधता की जांच करने के लिए अपने समक्ष लाने का निर्देश देता है। निरोध का मतलब यहाँ पर है गिरफ्तारी से, ठीक है, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यदि न्यायालय का निष्कर्ष है कि निरोध अवैध था, यानी गिरफ्तारी जो किसी व्यक्ति की गई वो अवैध थी, तब न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश देता है। अच्छा, अवैध हिरासत की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि निरोध यानी गिरफ्तारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई। उदाहरण के तौर पर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश नहीं किया गया। उस व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया गया जब उसने किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं किया था। अवैध संवैधानिक कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अब इस रिट पर आ जाइए। यह रिट हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके रिश्तेदारों या परिवारजनों या मित्रों द्वारा उसकी ओर से दायर की जा सकती है।
इसे सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला वाला ही सही है। यह भी पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधानों के संदर्भ में विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसमें। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो सारी लाइनें एक जैसी हैं, केवल यहाँ कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, बाकी बचा खुचा वैसा ही लिखा हुआ है। ना तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और ना ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, केवल और केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो केवल पहला वाला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। जहां जहां 2 और 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो बी है इसका आंसर। देखिए, भारत का संविधान क्रमशः अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। संसद या राज्य विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरा तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा। भारत में ग्रीन हाउस गैसों में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। जैसे कि यहाँ कृषि क्षेत्र भी लिखा हो सकता था, औद्योगिक क्षेत्र भी लिखा हो सकता था, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र लिखा, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट। नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है क्या। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है क्या। देखिए, सबसे बड़ा अमेरिका, अमेरिका के बाद है चीन और चीन के बाद भारत तीसरा, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। तो पहला दूसरा करेक्ट है, केवल यहाँ पर तीसरा सही नहीं है। यहाँ पर तो 3 से वैसे एलिमिनेट हो जाता है, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देखिए, भारत में उच्चतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्र से आता है, इसके बाद कृषि क्षेत्र, फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं का स्थान आता है। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। देखो, 70% है ऊर्जा क्षेत्र से। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वातावरण में किसी भी ग्रीन हाउस गैस द्वारा आवेशित अवशोषित गर्मी है और गर्मी के एक गुणक के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड के समान द्रव्यमान द्वारा अवशोषित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड में ग्लोबल वार्मिंग की अधिक क्षमता है। तो दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला जो है गलत है। पहला दूसरा सही होगा, तीसरा गलत है, क्योंकि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है भारत। तो पहला चीन है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर तीसरा है भारत। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ये केरल में है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, बी है इसका आंसर। देखिए, केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को एक बार फिर विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। ये उद्यान केरल के इदुक्की जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है और यह अभयारण्य लुप्तप्राय नीलगिरी तहर और अन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, ट्रैकिंग हिल्स के साथ ही मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस अभयारण्य में लोग विशिष्ट नील कुरुंजी फूलों की खूबसूरती निहारने भी आते हैं और ये जो नील कुरुंजी फूल हैं 12 साल में एक बार खिलते हैं। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कोप इंडिया नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच, भारत अमेरिका के बीच, भारत जापान के बीच, भारत और चीन के बीच। कोप इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोप इंडिया भारत की वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे वर्ष 2004 से आयोजित किया जा रहा है।
और इस बार भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच भारत के पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया 2023 आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, और इसमें जापान एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो 20 प्रश्न थे ये, इसमें जीएस के भी थे, करंट के भी थे। इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हर एक टेस्ट जो प्रतिदिन अपलोड होता है उसको एक बार ज़रूर रिवाइज किया कीजिए। बाकी इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।